हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मैग्नेटिक मटेरियल ट्वेल्थ के लिए, और उसमें हमने लास्ट टाइम टॉपिक जो स्टडी किया था दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स हमने एटम, अगर एक एटम को कंसिडर करते हैं, एटम में क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इसको हमने क्या माना था, करंट कैरिंग लूप। इसको क्या माना था, करंट कैरिंग लूप। और अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था। तो एक एटम एक टाइनी मैग्नेट है, एक सिंगल एटम क्या होता है, टाइनी मैग्नेट। तो ये ऐसा, अगर हम बल्क मटेरियल लेंगे, अगर बहुत बड़ा मटेरियल लेंगे, तो इसमें बहुत सारे एटम होंगे जो कि पेयर होंगे या अनपेयर होंगे। जनरली हमने स्टडी किया था कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म होता है, जो कि लास्ट वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल किसके किसके लिए होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो ऐसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एटम में बहुत सारे होंगे। अगर हमने एक बल्क मटेरियल ले लिया तो बहुत सारे एटम है, तो हर एक एटम क्या होगा, एक टाइनी मैग्नेट होगा। तो एक एटम का ओरिएंटेशन यहां हो सकता है, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड सारे एटम रह सकते हैं। तो हर एक टाइनी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा या रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो ये रैंडम डायरेक्शन अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा मटेरियल का, टोटल टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, मीन्स ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं देखा था। लेकिन कुछ मटेरियल में ये जो एटम है या उसका मैग्नेटिक मोमेंट है एक सर्टन डायरेक्शन में अलाइन रहता है, तो उसके पास इनिशियल कंडीशन में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कि अगर हम सोच ले कि यहाँ बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन है, एक डायरेक्शन में अलाइन है, मीन्स यहाँ अलाइन है, यहाँ अलाइन है, ऐसे बहुत जगह पे ये अलाइन है, और बाकी सारे जगह पे रैंडम है। तो जितने अलाइन होंगे उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो ऐसा मटेरियल कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये कैसे मेजर करेंगे, तो हम मैग्नेटाइजेशन मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, मैग्नेटाइजेशन। तो वो मैग्नेटाइज कितना है, अब मैग्नेटाइज किससे पता चलेगा, कितने डोमेन यूनिट वॉल्यूम में है। अगर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होंगे, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट वॉल्यूम में कम है तो वीक मैग्नेट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अब मैग्नेटाइजेशन किसे कहा जाएगा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मींस अगर एक मटेरियल में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो चुका है मटेरियल। अगर कम मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होंगे तो ये लेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये समझ में आ गया। सो मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा वॉल्यूम के ऊपर। तो फॉर्मूला देखो, m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं स्केलर या वेक्टर। ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो अब इसको डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड होता है। तो अगर हम मैग्नेटाइजेशन मेजर कर रहे हैं तो उसको भी डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की वजह से m इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन होता है L-1 a एंड ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो ये समझ में आ गया मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, जनरली मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अब हम इस मैग्नेटाइजेशन का एक इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले जो कि आईएमपी इक्वेशन है, जो कि आईएमपी इक्वेशन है। तो अब आते हैं, हमने एक सोलोनाइड ले लिया है और सोलोनाइड के अंदर एक रॉड प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, एक पैरामैग्नेट या कोई भी मटेरियल का एक रॉड प्लेस करने वाले हैं, देन हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करने वाले हैं। तो इनिशियली इनिशियली या फिर कंसिडर लेते, कंसिडर सोलेनॉइड
सोलेनॉइड ले लिया, देन पुट अ रॉड इनसाइड सोलेनॉइड। अब हमने सोलोनाइड के अंदर एक रॉड प्लेस कर दिया, ठीक है। अब डायग्राम से देखते क्या हो रहा है। यहाँ हमने एक सोलोनाइड ले लिया और ये जो हमारे पास रॉड था ये हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब सोलोनाइड से हम करंट पास कर रहे हैं, सोलोनाइड से हम करंट पास कर रहे हैं आए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसे हम कहेंगे B0, इसे हम क्या कहेंगे B0। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड स्टडी किया हमने लास्ट लेसन में। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है B0। B0 इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करता है, म्यू 0 Ni, दैट इज म्यू 0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज अ करंट। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम, जैसे ही करंट पास कर रहा है सोलेनॉइड से वो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके अंदर हमने रॉड रखा है, सॉफ्ट आयन का रॉड रखा है, तो ये भी मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस होंगे, सारे के सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे और ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, रॉड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रॉड, इसको हम इंडिकेट करेंगे BM से। तो अब रॉड भी मैग्नेटाइज हो रहा है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मींस अगर हम रॉड का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एटम है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली ओरिएंट है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। तो जैसे उसको एक्सटर्नल फील्ड मिल गया, एक्सटर्नल फील्ड मींस कौन सा, B0 सोलोनाइड की वजह से, तो ये एक डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट कर देंगे, एक डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट कर देंगे। और उसके वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जितना ज्यादा डोमेन एक डायरेक्शन, ये जितने ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में, उतना मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जितना मैग्नेटाइजेशन होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेट बनेगा। तो जितना इसका मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा BM। सो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटाइजेशन पे। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। और अगर हम इसका कांस्टेंट निकाल दे तो ये आएगा μ0m। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो गया, मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो गया तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट इज डिपेंड ऑन μ0m। ठीक है, ये कंसेप्ट पता चल गया। अब देखो यहां हमने दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। तो B0 मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सोलेनॉइड का, और BM मैग्नेटिक फील्ड किसका है, रॉड का। तो इस सिस्टम का टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, या रॉड में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B0 प्लस BM। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रॉड, total magnetic field inside rod is given by B is equal to B0 plus BM। तो सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड प्लस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों वैल्यू हमारे पास है, दोनों वैल्यू को पुट कर दो इसमें। B0 का वैल्यू μ0 Ni प्लस BM का वैल्यू μ0m। अब यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, μ0 कॉमन, m प्लस Ni, ऐसा मैं लिख देता हूं m प्लस Ni।
ये हो गया बी का वैल्यू। ठीक है, अब यहां हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी सोलेनॉइड के लिए। किसके लिए? सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको इंडिकेट किया जाता है H से, इसको इंडिकेट किया जाता है H से, एंड H इज इक्वल टू N इंटू आई, N इंटू आई। तो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। तो अगर सोलोनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और अगर करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे फिर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है ये किस पे डिपेंड करता है? दो टर्म पे, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, एक करंट पे। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? एन और आई पे। तो इसी टर्म को हमने नाम क्या दे दिया? एच, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन एन एंड आई। तो अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एम प्लस एच, एम प्लस एच। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर मुझे h का वैल्यू निकालना है, मुझे h का वैल्यू निकालना है, तो टर्म को हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये म्यू जीरो यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? b डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू m प्लस एच। देन h को यहाँ रखेंगे, m को वहां लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू, और m यहाँ चला गया, h इज इक्वल टू, h यहाँ रह गया, m यहाँ चला गया, m माइनस म्यू जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। b माइनस b डिवाइडेड बाई म्यू जीरो माइनस m। अब देखो, अगर हमें किसी भी टर्म का एडिशन करना है, अब h का डायमेंशन क्या होगा या h का यूनिट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, किसी भी टर्म को अगर हम ऐड करते या सब्सट्रैक्ट करते, अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी सीखा होगा, आपको पता होगा, अगर फोर्स है, अगर फोर्स को हमें ऐड करना है तो हम फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 इज इक्वल टू फोर्स। तो जब सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है तभी हम ऐड कर सकते हैं। एडिशन सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। मीन्स अगर आपने ले लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी प्लस फोर्स, ऐसा कभी सुना है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। देन एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन होने के लिए हमें क्या पॉसिबल है? वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, सेम फिजिकल टर्म होने चाहिए, या फोर्स प्लस फोर्स। तो एडिशन करने के लिए हमें फिजिकल जो प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, अगर यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो जो m का डायमेंशन होगा या जो भी क्वांटिटी m की होगी वही सेम फिजिकल क्वांटिटी h की होगी, तभी ये माइनस हो सकता है। तो जो डायमेंशन m का होगा वही डायमेंशन h का होगा, और m का डायमेंशन हमने स्टडी किया है, m का डायमेंशन क्या है? तो h का डायमेंशन भी सेम होगा, तो h का डायमेंशन क्या होगा? l माइनस 1a। और ऐसा यूनिट क्या होगा h का? h का ऐसा यूनिट भी सेम होगा, दैट इज एम्पियर पर मीटर। तो जब तक ये दोनों टर्म सेम नहीं होंगे तब तक हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो डायमेंशन से या फिर यूनिट से ये दोनों भी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो जो m का डायमेंशन होगा वही सेम h का डायमेंशन होगा, तो ये दोनों भी सेम क्वांटिटी मीन्स सेम डायमेंशन में होंगे और सेम यूनिट में होंगे। तो ये समझ में आ गया। h का यूनिट क्या होगा? l माइनस 1a, और ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर, तभी ये माइनस हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई, इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के टर्म में हमने हमारा फॉर्मूला लेके आया और देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब हम आगे और टर्म बढ़ाते जाएंगे। अब वापस हमारे फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे h एंड m में, रिलेशन बिटवीन, और वो इक्वेशन में पुट करेंगे, रिलेशन बिटवीन m एंड h। अब m क्या है? मैग्नेटाइजेशन, और h क्या है? इंटेंसिटी।
अब क्या हो रहा है, सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। सोलेनॉइड क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B0। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो करंट बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। H किस पे डिपेंड करता है, N और I पे। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मींस इंटेंसिटी बढ़ गई। या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मींस इंटेंसिटी बढ़ेगी। और ये इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करेगी, रॉड को। तो जितना ज्यादा करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मींस इंटेंसिटी ज्यादा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा मींस रॉड क्या होता जाएगा, मैग्नेटाइज होता जाएगा। उतना ज्यादा रॉड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता जाएगा या जल्दी मैग्नेटाइज होता जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी या जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, उतना ज्यादा ये मैग्नेटाइज होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। मैग्नेटाइजेशन, तो रॉड अगर मैग्नेटाइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी अगर स्ट्रांग होगी तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। और अगर हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो यहां एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को कहा जाता है ससेप्टिबिलिटी। क्या कहा जाता है, ससेप्टिबिलिटी। तो अब m का इक्वेशन हमारे पास आ गया है, m इज इक्वल टू, m और h में रिलेशन हमें पता चल गया है, क्या है, दैट इज m इज इक्वल टू का, इसको का कहा जाता है या फिर ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है, ससेप्टिबिलिटी इनटू h, ससेप्टिबिलिटी इनटू h। अब ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू। अब ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट अ बिहेवियर ऑफ मटेरियल, बिहेवियर ऑफ मटेरियल। अब ये बिहेवियर क्या होगा, सपोज मैंने मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अगर किसी मटेरियल को, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, इसके अंदर मैंने एक मटेरियल को रख दिया। अब ये मटेरियल अगर इसको सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, मींस इसमें से पास होने देगा, तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका बिहेवियर पॉजिटिव है। मटेरियल का बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है, ये सपोर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मींस अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड वो पास होने नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर से जाएगी, मींस ये अपोज कर रहा है। तो बिहेवियर इसका कैसा है, निगेटिव है, मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ काम कर रहा है, तो ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, निगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी क्या इंडिकेट करती है, बिहेवियर। ये सपोर्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को या अपोज करेगा, तो इसके ऊपर ये हमारी ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब ये वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन से, b डिवाइडेड बाय μ0 इज इक्वल टू m प्लस h। अब h का वैल्यू, m का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, वो वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, अब थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, b μ0 इज इक्वल टू, ओके, पहले h ले लेता हूं, देन m का वैल्यू पुट करता हूं इस तरह से। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, h कॉमन आ जाएगा। सो b डिवाइडेड बाय μ0 इज इक्वल टू h कॉमन 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका और एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं साइड में लिखते जाता हूं क्योंकि इसके वजह से दो फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है 1 अपॉन का इज नोन एज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब 11th में हमने स्टडी किया था तो वहां एक टर्म था, हमने उसको क्या कहा था, इप्सिलॉन जीरो करके टर्म था, इसे कहते थे हम परमिटिविटी। इसे क्या कहते थे, परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट फ्री स्पेस है। देन एक आया था आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसको हमने इप्सिलॉन से इंडिकेट किया था, और आया था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ परमिएबिलिटी का है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिटिविटी नहीं होता, परमिएबिलिटी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, दैट इज क्या था, ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज नोन एज अ रिलेटिव परमिटिविटी।
तो यहाँ भी परमिएबिलिटी का कंसेप्ट सेम है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि वैक्यूम की परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी और मीडियम की परमिएबिलिटी, तो उसे कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अभी आएगा उसका भी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन पहले हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा देन, B डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू H म्यू आर। ठीक है, अब ये म्यू जीरो को वहां लेके जाओ, तो ये होगा म्यू जीरो म्यू आर H। ये एक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ म्यू आर। अब यहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, वेयर म्यू इज अ permeability of free space और म्यू जीरो इज अ permeability of medium, and म्यू जीरो इज अ permeability of free space। तो अब इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो उसे कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी मींस वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर रहा है। अगर ज्यादा पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से तो परमिएबिलिटी स्ट्रॉन्ग। अगर कम पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड मींस अपोज कर रहा है, बाहर से जा रहा है या फिर कम पास कर रहा है, तो परमिएबिलिटी लो। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को ये मटेरियल कितना अलाउ करता है या कितना परमिट करता है, दैट इज नोन एज अ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है रेशियो। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो यहां जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो होगा B इज इक्वल टू, इन दोनों का वैल्यू देखो यहां से, देयरफॉर म्यू जीरो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, यहां हम म्यू पुट कर देंगे म्यू H, B इज इक्वल टू म्यू H। ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां म्यू आर हमारे पास वैल्यू है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसमें म्यू आर का वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस टू इक्वेशन, म्यू जीरो, अब म्यू आर का वैल्यू देखो, म्यू आर का वैल्यू क्या है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू। ये एक फॉर्मूला में बन रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है। तो अब ये हमने ससेप्टिबिलिटी वाले और म्यू वाले फॉर्मूले एक तरफ रखे हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, वेयर B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड H इज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों में रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतनी इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में। ठीक है, अब इसके आगे हम मटेरियल का स्टडी करने वाले हैं। इसका स्टडी करने वाले हैं मटेरियल का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें 3 मटेरियल का हम स्टडी करेंगे। एक होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक होगा पैरामैग्नेटिक और नेक्स्ट होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये तीनों मटेरियल इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत बार डिस्टिंग्विश पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये इस टॉपिक को IMP करके रखो कि मटेरियल कौन से होंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके पास होंगे। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड होते हैं। सो बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्लासिफाइज मटेरियल इनटू 3 टाइप्स। ओके, अब मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, मैंने पहले ही कहा था ससेप्टिबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ससेप्टिबिलिटी हमें क्या बताता है, बिहेवियर बताता है। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मटेरियल रख दिया, पहला मटेरियल रख दिया, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मींस इसका रिजल्ट कैसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को पास होने नहीं दे रहा है, ये अपोज कर रहा है।
अब रीजन इसके बाद में देखेंगे, रीजन बाद में देखेंगे, पहले समझ लो कि अगर बी को ये अपोज कर रहा है, ये मटेरियल क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। और हमने कहा था इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा मटेरियल है दैट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मींस इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है। तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो कि सपोर्ट कर रहा है। एंड इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो है पॉजिटिव, लेकिन इसका वैल्यू स्मॉल होगा, इसका वैल्यू स्मॉल होगा। देन आता है थर्ड मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेम है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेम है, लेकिन पैरामैग्नेटिक वीक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो यह स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा, स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, मींस इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, तो ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव एंड लार्ज। तो ऐसे तीन मटेरियल हमें सीखने हैं, पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड थर्ड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ स्टॉप होते हैं क्योंकि डायमैग्नेटिज्म का पूरा बेसिक हमें समझना होगा, देन ये कहाँ से जनरेट होता है, देन इसकी प्रॉपर्टी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और तीनों एक साथ फिर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।